Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के लाइफ प्रोसेसेस का एक टॉपिक जो कि रेस्पिरेशन है इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सबसे पहला कि रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है। नेक्स्ट रहेगा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो ये सारे मेन टॉपिक रहेंगे जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बना रखा है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स बताने वाली हूँ। तो इसके पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है। देखो, रेस्पिरेशन जो है, जैसे आप इस चीज़ को सुनते हो, आप लोग छोटी क्लासेस में भी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़े हो, तो आप लोगों को जैसे ही ये रेस्पिरेशन आपके कानों में जाता है आपको ये समझ में आता होगा कि जो हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन है। बट एग्जैक्टली ये रेस्पिरेशन जो है नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है ना, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, देखो इसमें क्या है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, ओके। एक्सटर्नल, इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बोथ आर इन्वॉल्व, ओके। और जो इंटरनल होता है, जो इंटरनल जो रेस्पिरेशन है, इस इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मीन्स कि ये रेस्पिरेशन जो है वो किस में होता है, सेल्स के बीच में, हमारे इंटरनली हमारे बॉडी के अंदर हो रहा होता है, सेल्स के बीच में, सेल्स के साथ, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल जो कि ब्रीथिंग है और जो इंटरनल है वो क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। अब देखो कि जो रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग पे तो चलो आप लोग जानते हो कि जो हम सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। सांस लेने में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा वो ब्रीथिंग का होगा। और जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो क्या है, हमारे सेल्स के बीच में। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले का जो एक लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक बता रखा है, डाइजेशन। तो उस डाइजेशन में आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उसमें क्या समझ में आया आपको, उसमें यही समझ में आया कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हम खा रहे हैं एज अ फूड, वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। देन वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सेल्स तक पहुंचता है, वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि वो सारा काम होने के बाद जो हमारे सेल्स में जो ग्लूकोज जो एज ए न्यूट्रिएंट जो हमारे सेल्स तक पहुँचाया गया, वो क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। और उसी ऑक्सीडेशन के कारण ही जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है। और वो किसके रूप में टूटता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के रूप में टूटता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रेस्पिरेशन का बता दूँ कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। द प्रोसेस बाय विच we obtain energy from breaking down of food. Breaking down of food in presence or absence of, in presence और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड, आई होप आपकी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या है। जिसमें क्या है कि जब फूड जो हम खाते हैं, वो फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उसी से ही, उसके ब्रेकिंग डाउन की वजह से ही हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और उसका ब्रेक डाउन किसकी वजह से होता है, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे एब्सेंस और
जो प्रेजेंस है इसके बेस पे ही जो रेस्पिरेशन है इसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। इट मीन्स कि रेस्पिरेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया, जो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन है। ओके, तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और सेकंड क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स क्या है और एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है? जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहता है। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उस रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इट मीन्स क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस, इट अकर्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक क्या है? एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस मीन्स क्या है? कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स क्या है? जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन है बट जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो पूरी मात्रा में नहीं है, तो वो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब देखो कि दोनों में ही रेस्पिरेशन हो रहा है तो दोनों में ही एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। बात समझ रहे हो कि दोनों ही सिचुएशन में ऑक्सीजन चाहे प्रेजेंट हो चाहे ना हो, बट दोनों में ही रेस्पिरेशन हो रहा है तो दोनों में ही एनर्जी रिलीज होगी। बट क्या होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगी। बट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इन दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों ही कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एरोबिक के कंपैरिजन में कम होगी। ठीक है, और जो यहाँ पे एनर्जी होती है वो किसके रूप में उसको यूज़ किया जाता है? एटीपी के रूप में। ठीक है, एटीपी। ओके, एटीपी मीन्स क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता है कि जो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें एडीपी प्रेजेंट होता है। मीन्स कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। डी मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स कि एडेनोसिन में जो फॉस्फेट्स होते हैं, जो फॉस्फेट होंगे वो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? उसके 2 मॉलिक्यूल्स, डाइफॉस्फेट। बट जब इसमें अगर फॉस्फेट के एक अगर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन जो डाइफॉस्फेट था वो किसके रूप में हो जाएगा? ये एटीपी। मीन्स कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। ओके, तो ये तो था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें मैं आपको एक बार ये बता दूं कि कैसे, कौन से सिचुएशन में, कौन से कंडीशन में कैसे क्या रिलीज होता है। ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ पे, और जितने भी लाइफ प्रोसेस में आप लोग यहाँ पे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ोगे सब में आपको ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ना है कि प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल्स में, ह्यूमन में किस टाइप से वो प्रोसेस जो है वो होता है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग यहाँ पे जो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि जो ग्लूकोज होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, जो हमारे बॉडी के सेल्स में जो एज अ न्यूट्रिएंट जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जिसको ब्लड जो है वो हमारे सेल्स तक पहुँचाता है, तो ये एक तरह से वो स्टोर होता है उसमें। और यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो क्या होता है C6H12O6। अब जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के सेल्स तक जाता है। देन ये ऑक्सीजन जो होगा वो इसको क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। और ये ब्रेक डाउन करने से क्या फॉर्म करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या होगा? एनर्जी। ये 3 चीज़ें जो होती है वो फॉर्म करती है जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है मीन्स कि यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है और इसी प्रोसेस में आप क्या देख रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, इन 3 चीज़ों का ही फॉर्मेशन होता है। ओके,
तो मैं आपको अभी जो बता रही थी कि जो ग्लूकोज है, देखो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है और किसके रूप में क्या फॉर्म करती है। जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज में क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के। ओके, ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 होते हैं। और ये जो होगा ग्लूकोज जो होगा वो टूटेगा सबसे पहले किसमें, साइटोप्लाज्म में। ये तीनों में ही, आप तीनों ही कंडीशन में देखोगे कि जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में ही इसका ब्रेकडाउन होगा। और ये जब ब्रेकडाउन होगा तो वो किसके रूप में फॉर्म करेगा, पायरुविक एसिड में। और ये पायरुविक एसिड जो है वो क्या है, जिसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन 3 मॉलिक्यूल्स। ओके, और ये कार्बन के जो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में क्या क्या जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। ठीक है, ये जो है कार्बोक्साइलिक कीटोनिक कार्बोक्साइलिक एसिड है और ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ग्लूकोज के 6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स थे। ये 6 मॉलिक्यूल्स जो थे ये साइटोप्लाज्म में जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद ये पायरुविक एसिड जो है, अब तीनों ही सिचुएशन में, तीनों ही कंडीशंस में क्या देखोगे कि तीनों ही अलग अलग तरीके से एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इरेज करके यहाँ पे आके बताऊंगी आपको। यहाँ पे जैसे ये पायरुविक एसिड था। ओके, पायरुविक एसिड, अब हम देखेंगे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में देख लेंगे, जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये कहाँ पे होगा, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा इसमें, इस टाइप का जो ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होगा वो किस में होता है, ईस्ट सेल्स में। ओके, ध्यान से देखना। ठीक है, इसके बाद जो एब्सेंस हो गया, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो कौन से सेल्स में, ये होते हैं हमारे मसल सेल्स में, आवर मसल सेल्स। ये रेस्पिरेशन होता है। ओके, अब देखो कि पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका जो पूरी तरह से ये ब्रेक डाउन करेगा फूड का, तो इसमें क्या क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे क्या फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे भी CO2 प्लस इथेनॉल प्लस एनर्जी। ओके, और जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो आप तीनों ही कंडीशन में क्या देख रहे हो, तीनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है और एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है वो हमारे बॉडी के सेल्स में जो एक ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि उसमें जो एनर्जी जो रिलीज होती है वो किसके रूप में, ATP के रूप में रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो है ये इसी का ही आपको दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी फॉर्म करेगी। जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड एनर्जी रिलीज होगी। और यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किस में होता है, मसल सेल्स में होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ईस्ट सेल्स में क्या होता है, जो ईस्ट जो जिसको खमीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये खमीर जो है, जैसे घर पे भी अगर जैसे भटूरे बनाते हैं या मान लो कि इडली बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक दिन पहले उसको पीस के खमीर बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। खमीर मतलब कि प्रोडक्शन जैसे हो उसके लिए उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो जो है ना ज़्यादा फ्लफी हो जाता है। जैसे केक वगैरह में भी ईस्ट पाउडर डाला जाता है जिससे वो ज़्यादा स्पंजी होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो ईस्ट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही वो उसका जो
जो बैटर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज, मतलब कि वो थोड़ा सा हमें अगर कम होता है तो वो हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसमें बबल्स हो जाते हैं, एयर बबल्स होते हैं, और वो जो एयर होती है वो किससे, कौन सी गैस की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। इसी कारण से वो हमें ज़्यादा फ्लफी दिखाई देता है और इसी के कारण ही वो स्पंजी बनता है जब उसको बनाया जाता है तो। ओके, अब देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे मसल सेल्स है। जैसे मसल सेल्स में क्या होता है कि कभी कभी जैसे मान लो हम जब बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो हम क्या करने लगते हैं, हाँफने भी लगते हैं, ठीक है। और अगर हम बहुत दूर चल लेते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे मसल्स जो है ना, जितनी एनर्जी उनको चाहिए और जितना ऑक्सीजन चाहिए वो उसको प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वहाँ पे भी रेस्पिरेशन तो हो रहा है मसल सेल्स में, बट ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वो लैक्टिक एसिड के कारण ही जो मसल सेल्स होते हैं उसमें मसल्स में क्या होने लगता है, क्रैम्प होने लगता है, उसी की वजह से मसल्स में पेन होने लगते हैं, ठीक है। और वो मसल्स में पेन होने लगते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, या तो हम बाम लगाते हैं या मान लो गर्म पानी से सेक करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड जो फॉर्म किया हुआ रहता है, ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो जाता है, वो जब उसको गर्म पानी से सेक किया जाता है या मान लो कि जब उसमें गर्म पानी या बाम जैसे लगाया जाता है तो वो जो है ना, वो लैक्टिक एसिड टूट के वाटर बन जाता है, ठीक है, जिससे यहाँ पे जो पेन होता है वो ठीक हो जाता है। ओके, तो ये तो था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पहले बताऊंगी कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखो, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो, जैसे हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि उसके हर एक जो पार्ट्स इन्वॉल्व थे सबका अलग अलग फंक्शन था, वैसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे। देखो कि जो एयर है, ठीक है, जो एयर है वो कहाँ, किसके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है, नॉस्ट्रिल के थ्रू, उसको क्या कहा जाता है, नेजल पासेज कहा जाता है, ठीक है। नेजल पासेज के बाद जो एयर है वो कहाँ पे आएगा, नेजल पासेज से एयर जो है वो आपके फेरिंग्स में आएगा, जो यहाँ वाला पार्ट है। फेरिंग्स के बाद ये लैरिंग्स में आएगा, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जो लैरिंग्स है वो क्या है, वॉइस बॉक्स भी होता है। देन यहाँ पे ये विंड पाइप जो होता है, उस विंड पाइप को एक कार्टिलेज के रिंग से वो कवर्ड होता है, सराउंडेड होता है, ठीक है। जो विंड पाइप होता है ना, वो एक कार्टिलेज की रिंग से सराउंडेड होता है, जिसका नाम क्या है, ट्रैकिया। क्या कहते हैं उसको, ट्रैकिया कहते हैं। इसके बाद ये ट्रैकिया से ही जो विंड पाइप होता है वो, आप नीचे देखो कि यहाँ पे दो ब्रांचेस जो है वो दोनों साइड में आपको दिख रहे होंगे, और ये दोनों ही ब्रांच जो है इसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई कहा जाता है। ओके, ये दोनों ब्रांचेस जो होंगे वो ब्रोंकाई कहेंगे, और इन्हीं ब्रांचेस से ही और भी बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस आपको अराइज करते हुए दिख रहे होंगे। ये सारे ब्रांचेस जो है जिसको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ओके, इनको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के एंड में ये एक बैलून लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है, ठीक है। ये जो बैलून लाइक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और सैक लाइक मीन्स कि इसके अंदर जो है ना ये एयर फिल्ड होती है, ठीक है, और इसको कहा जाता है एल्वियोलाई। और यहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो क्या है, लंग्स है। लंग्स जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये आपका जो है ये क्या है, एक डायफ्राम है। जो डायफ्राम जो होगा वो क्या होता है, एक तरह से लंग्स को बेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। लंग्स जो है वो एक तरह से, जो डायफ्राम है वो लंग्स को क्या करता है, बेस प्रोवाइड कराता है। इसी के ऊपर जो है ये लंग्स जो है वो सिचुएटेड होते हैं। इसी के ऊपर आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि इसी के ऊपर ये लंग्स जो है वो सिचुएटेड है। अब ये जो लंग्स हैं ये कहाँ पे होता है, ये होता है इनसाइड आवर रिब केज। जो रिब केज है हमारा, उसी के अंदर जो है ये लंग्स जो है वो सिचुएटेड होते हैं। और ये लंग्स जो होंगे ये मान लो कि ये रिब केज जो होता है, जो पूरा हड्डियों का ढांचा होता है, जो जिसको चेस्ट जिसको आप जानते हो वही क्या है, वो रिब केज है, ठीक है। तो उसके अंदर की जो कैविटी होती है उसको क्या कहा जाता है, थोरैसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो ये इसका कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये हो गया। और इसके मैंने आपको यहाँ पे जो डायग्राम में जो मैंने आपको पार्ट्स ड्रॉ करा है वो सारी चीज़ें भी बताई। अब देखो कि इसमें किस तरह से
रेस्पिरेशन होता है, सबसे पहले जो एयर है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू एंटर करता है, और जो नॉस्ट्रिल है, जो नेज़ल पासेज है, इसमें क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। ओके, क्या होता है, म्यूकस एंड नेज़ल पासेज दोनों चीज़ें होती है, सॉरी म्यूकस एंड जो हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में डर्ट, डस्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रेजेंट होती है, स्मोक, तो जब हम इनहेल करते हैं तो वो जो स्मॉल हेयर्स होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, वहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं, जिसको हमारे बॉडी के अंदर जाने नहीं देता। ठीक है, इट मीन्स ये जो स्मॉल हेयर्स और जो म्यूकस है वो क्या करते हैं, एक तरह से एयर को फिल्टर करने का काम करता है। बात आई समझ में? जो नाक में, जो नेज़ल कैविटी में, नेज़ल पासेज में जो स्मॉल हेयर्स होते हैं, जो म्यूकस होता है, उसका काम क्या होता है, वो एयर को फिल्टर करने का काम करता है। और ये एयर को फिल्टर कैसे करता है कि जो भी एटमॉस्फेयर में डस्ट होता है, जो डर्ट होता है, जो स्मोक होते हैं, वो हमारे एयर में जब हम उसको इनहेल करते हैं तो वो भी उसके अंदर एंटर करने लगता है। तो वो जैसे ही वो हमारे नेज़ल पासेज के थ्रू एंटर करता है, वो उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और उसको फिल्टर करके फिर एयर को हमारी बॉडी के अंदर भेजता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स के बाद ये लैरिंग्स में आता है, लैरिंग्स के बाद जो है यहाँ पे आपको विंड पाइप में आपको ट्रैकिया, जो मैंने आपको बताया कार्टिलेज का होता है, ये कार्टिलेज का इसलिए बना हुआ होता है ताकि जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, अगर मान लो कोलैप्स नहीं होता तो क्या होता है कि एयर जो है वो अंदर नहीं आ पाती। ठीक है, अगर ट्रैकिया नहीं होता तो जो विंड पाइप है वो क्या कर जाता, कोलैप्स कर जाता, और कोलैप्सिंग की वजह से क्या होता है कि जो एयर होता है वो अंदर की ओर बॉडी में, लंग्स में आ नहीं पाता, जिससे क्या होता कि उस पर्सन की फिर डेथ हो जाती है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ट्रैकिया का मेन काम जो है वो विंड पाइप को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, देन यहाँ पे आप देखो ये ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल्स है। ब्रोंकाई में भी यहाँ पे कुछ कार्टिलेजेस होते हैं। देन यहाँ से जो ब्रांचेस निकले हुए हैं तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन जो एयर है वो सारी चीज़ें आ रही है। ओके, इसके बाद यहाँ से ही जो ब्रोंकाई और फिर ब्रोंक्यूल्स में आके जो बैलून सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो एल्वेओलाई है, और उसी एल्वेओलाई में ही ऑक्सीजन जो है यहीं से ही ब्लड के थ्रू जो होगा हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। इट मीन्स देखो कि क्या होगा कि ये जो होंगे, ये ब्लड जो यहाँ पे सारा ऑक्सीजन आ गया, और ये ऑक्सीजन जो होगा वो हमारे ब्लड में जाता है। और ये ब्लड में कैसे जाएगा, ये जो होगा जैसे हमारे बॉडी में एक जो एक तरह का पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और उसी हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन कंटेन होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो क्या होगा, इस हीमोग्लोबिन के थ्रू ही हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, और फिर वहाँ पे क्या होगा, फिर उसका फूड का ब्रेक डाउन होगा, फिर हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एल्वेओलाई से होता है। ठीक है, एल्वेओलाई, और ये एल्वेओलाई जो होता है एक तरह से क्या करता है, लंग्स के सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है। और देखो कि ये जो आपको यहाँ पे जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है डायफ्राम, ये डायफ्राम जैसे हम जब इनहेल करते हैं तो इनहेल करने से हमारा चेस्ट जो होता है वो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, मीन्स कि ये फूल जाता है। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में ये क्या होता है, ये जो होता है ना, ये ऊपर की ओर हो जाता है जो डायफ्राम है। ठीक है, और जैसे हम एक्सहेल करते हैं तो वैसे ही वो क्या कर जाता है, लंग्स जो होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, और जो डायफ्राम होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ओके, तो ये तो था आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और साथ में हाँ, जो ऑक्सीजन का था, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं तो वो कैसे आता है, वो भी क्या होता है कि वैसे ही जो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, उस ब्लड कैपिलरीज में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जहाँ पे जिस चीज़ का हायर कंसंट्रेशन होगा वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। ठीक है, कोई भी जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपने और भी दूसरे चैप्टर्स में भी देखा हुआ है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। जो ऑक्सीजन जो है वो एक तो एक पिगमेंट के द्वारा जा रहा है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से ब्लड के थ्रू जो हमारे लंग्स में आएगा, फिर वो एल्वेओलाई से होते हुए
फिर वो नेज़ल पासेज के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल किया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे कैसे होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो कैरी कर जो मतलब पहुँचाने का जो काम करेगा वो क्या होगा, वो एक प्रोसेस के द्वारा होता है, और वो प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूज़न। ठीक है। अब जिस ब्लड में हायर जहाँ पे जिस ब्लड पे हायर कंसंट्रेशन रहेगा और जहाँ पे लोअर रहेगा, उस हायर से क्या होगा, लोअर की ओर जाएगा। और इस तरह से क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो यहाँ से होते हुए एल्वियोलाई से होते हुए फिर इस तरह से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपका और एक दो जैसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया हुआ है कि उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। जैसे कि मान लो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, स्पाइरकल्स के थ्रू। ठीक है। ये स्पाइरकल्स क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको स्पाइरकल कहा जाता है, और वो इंटरनली क्या होता है, वो चैनल की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और उसी के थ्रू वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ओके। अब जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म जो है वो किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, ये अपने स्किन से करते हैं। ठीक है। ये अपने स्किन के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इसके बाद आपका जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें जो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसको क्या कहा जाता है, गिल्स, और उसी गिल्स के थ्रू ही जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। ओके। उसी गिल्स के थ्रू ही क्या करेंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है ना वो कभी भी लैंड में आके रेस्पिरेशन नहीं कर सकती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो बॉडी है, उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स है, और गिल्स जो है वो सिर्फ पानी में, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी को ही वो क्या कर सकती है, इनहेल कर सकती है। ठीक है। और एक्सहेल क्या करेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो वहीं से क्या होते करते जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो वहीं से जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वहीं से वो लेके रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो हम लैंड में रहने वाले जितने भी मान लो जितने जीव जंतु हैं या जो ह्यूमन है वो क्या होता है कि पानी में जाके वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है उसमें क्या होता है, लंग्स होते हैं। हमारे बॉडी का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग है, और उस लंग्स के थ्रू हम एयर से जो ऑक्सीजन है उसी के ही हम क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। हम जो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको हम रेस्पिरेशन के रूप में, रेस्पिरेशन में उसको इनहेलेशन में यूज़ नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते, वो हमारा बॉडी का ऑर्गन जो है वो कैपेबल ही नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है। तो इस तरह से जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमन में, जो रेस्पिरेशन था ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग जो है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। सबको वीडियो लाइक करना है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है। और बाकी आप लोगों को वीडियो जो है अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके देख सकते हो, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो आई होप यू enjoy and keep watching and thanks for it.